हेलो दोस्तों, मैं हूं आपको दोस्त और एजुकेटर रुपेश कुमार। आप लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है थर्मोडायनामिक सीरीज़ का, हम अगला वीडियो लेकर आ गए हैं आपके लिए। तो हमारा जो टॉपिक है वो है हीट कैपेसिटी। क्या है? हीट कैपेसिटी, उष्मा धारिता के बारे में हम समझने वाले हैं। सीपी क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट कैपेसिटी क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट कैपेसिटी क्या होता है, ये हम आज की वीडियो लेक्चर में डिटेल में समझेंगे रीजन के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं हीट कैपेसिटी का। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए या तो सिस्टम बोल सकते हैं, या सब्सटेंस बोल सकते हैं, फिर मैटर बोल सकते हैं। ठीक है, बाई 1 डिग्री। मतलब कहने का मतलब ये है कि मान लो ये हमारा एक सिस्टम है या फिर सब्सटेंस है ना, या फिर मैटर है, जो भी है। अगर हमारा स्टार्टिंग पे मान लो इसका टेम्परेचर T1 है, ठीक है, इसका टेम्परेचर क्या है, T1 है। तो अगर क्या करते हैं, हम इसको हीट देते हैं, सिस्टम को हीट देते हैं हम प्लस Q, तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। और कितना हो गया, मान लो उसको बोलते हैं T2 हो गया टेम्परेचर। तो ठीक है, तो जो अमाउंट ऑफ हीट हमें देना पड़ रहा है, ठीक है, जो अमाउंट ऑफ हीट हमें देना पड़ रहा है किसी सिस्टम को या सब्सटेंस को, जिससे उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो जा रहा है, इसी अमाउंट ऑफ हीट को हम क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी बोलते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस बाई 1 डिग्री। ठीक है, तो जो हमें हीट की या उष्मा की जो जरूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है हमें किसी सिस्टम का, सब्सटेंस का टेम्परेचर को 1 डिग्री इंक्रीज करने के लिए, उसी को हम लोग बोलते हैं हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो मान लेते हैं पहला टेम्परेचर ये था, बता दिया मैंने। तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा हमारा, T2 माइनस T1 हो जाएगा। तो ये अमाउंट ऑफ टेम्परेचर जो है हमें क्या हो रहा है, यहाँ पे रिक्वायर्ड हो रहा है, जरूरत पड़ रहा है ना। तो यही इसको क्या करेंगे, हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला में C इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट बाई डेल्टा टी। अगर हम ये हो गया हमारा हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला, हीट कैपेसिटी का एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, बट होता क्या है, जब हम हीट कैपेसिटी है ना, हीट कैपेसिटी चेंजेस, देखो हीट हमारा क्या होता है, चेंजेस, हीट कैपेसिटी क्या होता है, चेंजेस विथ टेम्परेचर। जैसे हम टेम्परेचर को चेंज करते रहते हैं ना, हीट देते रहते हैं, साथ ही साथ में हीट कैपेसिटी भी चेंज होते रहता है। ठीक है, तो इसलिए हम उसको डेल्टा टी के फॉर्म में नहीं लिखेंगे। क्या होता है, हीट कैपेसिटी चेंजेस विथ टेम्परेचर, तो हमें क्या लिखना पड़ता है, डेल्टा क्यू। अगर हम हीट एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, या फिर हीट बोल सकते हैं, हीट कैपेसिटी चेंजेस विद टेम्परेचर। यहाँ पे टेम्परेचर के साथ ही साथ हमारा हीट कैपेसिटी भी चेंज होते रहता है। तो डेल्टा क्यू अगर हीट एब्जॉर्ब करता है सिस्टम, ठीक है, डेल्टा क्यू हीट एब्जॉर्ब करता है सिस्टम, तो डेल्टा टी क्या हो जाता है, उसके रेस्पेक्ट में टेम्परेचर चेंज हो जाता है, डेल्टा टी चेंज टेम्परेचर। ठीक है, मतलब साथ में होते रहता है। तो डायरेक्टली हम इसको इस डेल्टा टी के फॉर्म में नहीं लिखेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे, स्मॉल डी के फॉर्म में लिखेंगे। मतलब इसको हम कैसे लिखेंगे, C इज इक्वल टू डी क्यू और डेल्टा टी लिखेंगे। तो इस फॉर्म में मैक्सिमम हीट कैपेसिटी को दिखाया जाता है, क्योंकि साथ ही साथ ये चेंज होते रहता है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आप याद रखेंगे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं इसको। तो इस फॉर्म में हमें हीट कैपेसिटी को लिखना है, डो क्यू बाई डो टी। ठीक है, ये हो गया हमारा हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 चीज़ देखेंगे, मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं मोलर हीट कैपेसिटी होता क्या, एक हम और देखने वाले हैं इसके बाद स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी में ये क्या है, अगर हमारा हम जो डेफिनेशन पढ़े, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, बस अगर हमारा सब्सटेंस या सिस्टम 1 मोल है, समझ रहे हो क्या है, हमारा जो सिस्टम है या जो हम सब्सटेंस है, अगर उसके अमाउंट हम फिक्स कर दिए हैं, कितना कर दिए हैं, 1 मोल। उसमें क्या था, डेफिनेशन हम लोगों ने क्या देखा था यहाँ पर, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस बोले हैं, बस यहीं पे टेम्परेचर ऑफ ए 1 मोल कर दो, यहाँ पे 1 मोल कर दो, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस कर देंगे, तो जो अमाउंट ऑफ हीट की हमें जरूरत पड़ने वाली है, वही क्या हो जाता है, हमारा मोलर हीट कैपेसिटी हो जाता है। क्या हो जाता है, मोलर हीट कैपेसिटी। तो क्या लिखेंगे इसको, C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, ये भी होगा, है ना, डेल्टा टी ये भी होगा। तो इसमें हीट कैपेसिटी तो सेम ही है, लेकिन इसका यूनिट क्या हो जाएगा, आपको बोलोगे तो जूल पर केल्विन पर मोल, क्योंकि ये मोल के लिए डिफाइन है, जूल पर केल्विन पर मोल हो जाएगा मोलर हीट कैपेसिटी। तो समझ गए आप, नाम में ही है मोलर, मतलब सब्सटेंस क्या है इसमें, 1 मोल है, सिंपल सा। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सिस्टम, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, किसी भी पदार्थ या तंत्र की अगर मात्रा क्या है, 1 मोल है, तो जितना हमें हीट की जरूरत पड़ेगी उस टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस उस सिस्टम को इंक्रीज करने के लिए, उसको हम बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो इतना ही डिफरेंस है मोलर हीट कैपेसिटी में। अगला हमारा देख लेते हैं स्पेसिफिक हीट।
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसमें क्या होता है, इसमें भी बस एक ही पॉइंट आप याद रखेंगे, जो हमारा सिस्टम है या फिर सब्सटेंस है, अगर 1 ग्राम है, डेफिनेशन सेम ही रहेगा, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सिस्टम या 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाई 1 डिग्री। अगर हम इस सिस्टम का, ये हमारा सिस्टम है, इसका अगर वेट हम फिक्स कर दिए 1 ग्राम कर दिए, तो जो अमाउंट ऑफ हीट हमें देना पड़ेगा यहाँ पे, ताकि इसका टेम्परेचर क्या हो, 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो जाए, वही अमाउंट ऑफ हीट को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। तो इसका भी डेफिनेट क्या होगा, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी होगा। बस आपको यूनिट में याद रखना, इसका यूनिट होगा जूल पर केल्विन पर ग्राम हो जाएगा। तो देखो हीट का यूनिट जूल होता है, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन होता है, और कितना 1 ग्राम सिस्टम के लिए कर रहे हैं तो पर ग्राम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जूल पर केल्विन पर ग्राम। ठीक है, टेम्परेचर का केल्विन और हीट का जूल। तो ये वाला आपको दोनों डेफिनेशन आपको डिटेल में क्लियर हो गया होगा, मोलर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब हम देखने वाले हैं हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे देखेंगे, देन हम देखेंगे हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर पे देखेंगे। तो क्या देखने वाले हैं, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब हम एडियाबेटिक एक्सपेंशन का वर्क डन देखेंगे तभी इसका यूज़ होगा, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए, और न्यूमेरिकल भी इससे क्वेश्चन आता है। अब देखो होता क्या है, यहाँ पे Q जो हीट है और हीट कैपेसिटी C से डिनोट कर रहे हैं ना, C क्या है हीट कैपेसिटी, Q क्या हीट, ये दोनों क्या है, आर नॉट अ स्टेट फंक्शन। ये क्या है, स्टेट फंक्शन नहीं है, पहला पॉइंट आप याद रखेंगे, ये कोई अवस्था फलन नहीं है। तो क्या करेगा, ये दोनों किस पे डिपेंड करेगा, तो हीट कैपेसिटी डिपेंड्स किस पे डिपेंड करेगा, पाथ ऑफ द प्रोसेस। स्टेट फंक्शन नहीं तो क्या फंक्शन है, पाथ फंक्शन है, तो किस पे डिपेंड करेगा, पाथ ऑफ द प्रोसेस। ठीक है, इसीलिए हमें यहाँ पे जो पाथ को हमें 2 टाइप से डिफाइन करना पड़ता है, एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ठीक है, एक क्या है, कांस्टेंट प्रेशर पे। तो जो हम हीट देते हैं, ये हमारा सिस्टम हो गया है ना, या सब्सटेंस हो गया, जो हमें हीट दे रहे हैं इसको, ठीक है, हीट दे रहे हैं, तो 2 कंडीशंस पे हीट देते हैं हम लोग, या तो एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट देते हैं, या फिर कांस्टेंट सिस्टम में क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम है या फिर कांस्टेंट प्रेशर है। तो ये दोनों पॉइंट को हम एक एक करके देखेंगे। सिंपल सब समझिए, जो ऊष्मा दी जा रही है सिस्टम को, जो हीट दिया जा रहा है सिस्टम को, 2 कंडीशंस के साथ दिया जा रहा है, एक कांस्टेंट वॉल्यूम में हो सकता है या फिर एक कांस्टेंट प्रेशर में हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे Q और C जो है पाथ फंक्शन है, तो हमें पाथ को भी डिफाइन करना पड़ेगा। वो पाथ हमारा क्या है, एक तो कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट दे रहे हैं वो, या फिर कांस्टेंट प्रेशर में हीट दे रहे हैं वो। तो इसलिए हम दोनों केस को अभी समझेंगे और आपको आसानी से बहुत ही सरल शब्दों में आपको यहाँ पे समझा दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में। तो आपको पता होगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम है तो वॉल्यूम चेंज क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि अगर मैं सिंपल वे में बताऊं आपको, ये हमारा सिस्टम है ना, ये हमारा सिस्टम, इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, हीट दे रहे हैं, तो सिस्टम का थोड़ा चेंज हुआ होगा तो भी, लेकिन इसका वॉल्यूम कितना था, V1 था, वॉल्यूम सेम टू सेम है इसका, है ना। तो V2 मान लेते हैं, अगर मान लेते हैं फाइनल स्टेट का वॉल्यूम V2 है और इनिशियल का V1 है, बट वॉल्यूम में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, तभी तो यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम है ना। हीट तो दिया, इसको इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ होगा, क्योंकि आपको पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से Q जो हीट इंटरनल एनर्जी 2 टाइप से यूज होता है, W के साथ। अगर हम जो हीट देते हैं सिस्टम को, वो इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करता है और W इंक्रीज करता है वर्क डन को। तो वर्क डन का किस पे डिपेंड करता है, वो वर्क डन होता है P del V, वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। तो वॉल्यूम अगर चेंज होता है तो वर्क डन भी हमारा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर से क्लियर हो गया। तो हम इसको सिस्टम को हीट दिया, कांस्टेंट वॉल्यूम है, मतलब इस गैस का वॉल्यूम फिक्स है, V1 ही है, और सिस्टम जब चेंज होगा सेकेंड स्टेट पे गया तो भी वॉल्यूम क्या है, V2 है, मतलब V1 और V2 दोनों सेम है, क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो नहीं रहा है, बस 1 और 2 किसको दिखा रहा है, इसका स्टेट को दिखा रहा है। तो वॉल्यूम चेंज हो नहीं रहा है, तो डेल्टा V क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1 होता है, लेकिन दोनों को दोनों सेम है, तो हम क्या लिखेंगे, V1 माइनस V1 इज इक्वल टू 0। दैट कांस्टेंट वॉल्यूम पे डेल्टा V क्या होता है, 0 होता है। तो ये वाला पॉइंट आपको पहले से क्लियर हो गया है, पता चल गया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अपना C एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे लिखते हैं, तो क्या होगा, डेल्टा QV बाई डेल्टा T लिख देते हैं। यहाँ पे CV क्यों बता रहे हैं हम, V क्यों लिखे हैं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम की वजह से, ठीक है। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या होता है, डेल्टा QV इज इक्वल टू डेल्टा, अगर अभी हम स्मॉल के फॉर्म में ले रहे हैं ना, डो के फॉर्म में ले रहे हैं, तो क्या करेंगे, डेल्टा UV प्लस डेल्टा P del V। यहाँ पे लिखता हूँ अच्छे से, डेल्टा Q इज इक्वल टू होता है डेल्टा U प्लस P del V। ये होता है हमारा किसके केस में होता है,
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से आएगी, है ना। तो यहाँ पे देखो डेल्टा वी, इसी को बोला है यहाँ पे डेल्टा वी क्या है, 0 है। अगर हम स्मॉल चेंजेस देखें तो भी क्या करेंगे, डेल्टा वी 0 लिखेंगे। ये क्या है हमारा इनिशियल टू फाइनल फिर दिखा रहा है डेल्टा। लेकिन अगर डो वी लिखते हैं इसको तो भी क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, वॉल्यूम चेंज तो हो नहीं रहा है। तो ये वाला टर्म हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू। तो यहाँ पे हम रख देते हैं इसी वाली इक्वेशन में डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, डेल्टा यू और डेल्टा टी। यहाँ हो गया। और क्या है हमारा कॉन्सेप्ट है वॉल्यूम क्या है हमारा कांस्टेंट चल रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के बाद वी लिख देंगे सी वी। तो सी वी एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होगा, डो यू बाई डो टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यही हमारा हो जाता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट कैपेसिटी। इसका मीनिंग क्या हो रहा है, तो स्थिर आयतन पे इस कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट कैपेसिटी हो किसको दिखा रहा है, इंटरनल एनर्जी के वैल्यू को जो इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर के साथ उसको दिखा रहा है। मतलब जो हम हीट चेंज कर रहे हैं, हीट कैपेसिटी डायरेक्टली किसको दिखा रहा है, इंटरनल एनर्जी के वैल्यू को जो चेंज हो रहा है उसको दिखा रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों दिखा रहा है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। जैसे डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से। अगर डेल्टा वी 0 है, मतलब वर्क डन हो नहीं रहा है, तो ये वाला टर्म तो 0 हो जाता है। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू, तो जो हम हीट देते हैं सिस्टम से, जो हम सिस्टम को हीट देते हैं उस चीज़ पर किसको इंक्रीज करता है, इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करता है। यहीं से इसलिए यहाँ पे ये होता है कि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम सीधा इंटरनल एनर्जी का जो वैल्यू चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, उसको दिखाता है। तो यहाँ तक आपको पता चल गया होगा सी का। मैंने यहाँ पे डी यू बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर नहीं है, कॉन्स्टेंट क्या है, वॉल्यूम है। कॉन्स्टेंट वॉल्यूम के केस में मैंने यहाँ पे डेरिवेशन आपको बता दिया। अब हम देखते हैं कांस्टेंट प्रेशर के केस में, कांस्टेंट प्रेशर के केस में। ठीक है, जब कांस्टेंट प्रेशर के केस में हम देखते हैं तो क्या होता है, सेम ही डेफिनेशन तो सेम ही रहेगा। एट कांस्टेंट प्रेशर पे हमें क्या करना पड़ेगा, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, है ना, ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री एट कांस्टेंट प्रेशर। इसका डेफिनेशन सिंपल है। डेफिनेशन में क्या है जो है, बस उसमें क्या करना है आपको, एक ऐड कर देना है, एट कांस्टेंट प्रेशर ऐड कर देना है, तो हो जाएगा हमारा सीपी को बताने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं। अब देखो आप, जो हम इस कांस्टेंट प्रेशर के केस में जो सिस्टम को हीट देते हैं, मान लो ये हमारा क्या है, सिस्टम है। सिस्टम को हम लोगों ने क्या दिया, क्यू हीट दिया। वो हीट दो टाइप से यूज़ होगा। एक तो होगा इंटरनल एनर्जी चेंज होने में क्या होगा, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगा सिस्टम का। और दूसरा क्या करेगा, सिस्टम जब क्यू देंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो क्या हो, गैस हमारा क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, गैस का एक्सपेंशन होगा। और गैस का एक्सपेंशन होगा, यही हमारा क्या, वर्क डन बाय द सिस्टम है, वर्क डन बाय द सिस्टम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, हीट जो दिए हम लोग, क्यू हीट दिए हम यहाँ पे, है ना, तो क्या हुआ, एक तो इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में यूज़ हुआ, और दूसरा टेम्परेचर से इंक्रीज हुआ तो गैस का एक्सपेंशन हुआ, और गैस का एक्सपेंशन हुआ तो वर्क डन हुआ हमारे सिस्टम में। तो ठीक है, यहाँ पर हीट क्या दो टाइप से यूज़ हुआ, इंटरनल एनर्जी प्लस ये। लेकिन एट कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में भी हम लोगों ने देखा तो वर्क डन 0 हो जा रहा था, वर्क डन 0 हो जा रहा था। तो ओनली किस पे हो रहा था, वो इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में यूज़ हो रहा था। तो ये दोनों का डिफरेंस है एट कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम में। तो देखो यहाँ पे वर्क डन के लिए भी हमें हीट चाहिए, साथ ही साथ इंटरनल एनर्जी के लिए भी हमें हीट चाहिए, है ना, दोनों को इंक्रीज करने के लिए। इसलिए क्या होता है, सीपी के केस में हमें ज़्यादा हीट की जरूरत पड़ती है एज कम्पेयर टू सीवी। इसीलिए सीपी क्या होता है हमारा, ग्रेटर देन होता है सीवी से। ठीक है, क्योंकि इसमें हमें हीट की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट की हमें रिक्वायर्ड होती है। इसलिए सीपी क्या होता है, ग्रेटर देन होता है सीवी से। ये भी मैंने बता दिया क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे दो काम होता है, एक तो इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करता है सिस्टम का, दूसरा सिस्टम वर्क करता है, तो हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायर्ड होता है। इसलिए सीपी का वैल्यू ज़्यादा होता है सीवी से। यहाँ तक मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो क्या लिखेंगे हम, सीपी इज इक्वल टू सीवी तो लगता है, साथ ही साथ हमें वर्क भी होता है, एक्स्ट्रा वर्क का भी जरूरत पड़ता है। ये हमारा होता है सीपी इज इक्वल टू सी वी प्लस वर्क। ठीक है, ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब अगर हम और इसको आसानी से लिख लें तो सी पी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, पहला केस क्या होता है, ये हम लोगों ने देखा, इंक्रीज इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर पे बात कर रहे हैं ना अभी हम लोग। सबसे पहला ये होता है सी पी का यूज़, और दूसरा ये होता है वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय गैस। ये हमारा दो टाइप से यूज़ हो रहा है सीपी का। अब यहाँ क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो हम इंटरनल एनर्जी वाला सेमी कॉन्सेप्ट लिखेंगे, डेल्टा वी एट कांस्टेंट प्रेशर पे, प्लस हमारा जो वर्क है एक्स्ट्रा वो हम लिखने वाले हैं। तो अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं, वर्क को हम फाइंड करेंगे, देन हमें सीवी का वैल्यू मिल जाएगा। तो देखो वर्क हो गया किसमें, एक्सपेंशन में, वर्क इन गैस का क्या हो रहा था, एक्सपेंशन हो रहा था ना, वॉल्यूम चेंज हो रहा था। ठीक है, वॉल्यूम V1 से क्या हो रहा है, V2 हो रहा है। तो वर्क कैसे होता है,
तो जैसे आप यहाँ पे समझेंगे, सबसे पहले समझते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस। इनिशियल स्टेट पे वॉल्यूम ऑफ गैस कितना है, मान लो V है, ठीक है। तो हम टेम्परेचर जैसे दिए, हीट दिए तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, तो गैस का क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ। जब 1 डिग्री सेल्सियस, सबसे पहले क्या किया, हीट किया तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ, 1 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे क्या हुआ, गैस का एक्सपेंड हुआ, तो वॉल्यूम को क्या लिखेंगे हम, गैस का जो एक्सपेंशन हुआ उसको dV/dt, क्योंकि ये टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में इंक्रीज हुआ ना। जैसे टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे क्या होता है, वॉल्यूम चेंज होता है। तो ये हमारा ओवरऑल वॉल्यूम चेंजेस हो गया, ये है ना, डेल्टा V/ΔT इसके रेस्पेक्ट में हो गया, ठीक है। अब वो क्या होगा उसके बाद, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 1 डिग्री सेल्सियस जब हम क्या बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम इंक्रीज किए, तब के केस में क्या हो गया हमारा वॉल्यूम, 1 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वॉल्यूम क्या हो गया हमारा, dV/dt, ये हमारा वॉल्यूम हो गया। आपको पता है एट कांस्टेंट प्रेशर पे है सिस्टम, एट कांस्टेंट प्रेशर पे है, तो हमारा वर्क डन, नहीं वर्क डन क्या होता है आपको पता है, P × डेल्टा V, तो यही है डेल्टा V/ΔT, ये हमारा क्या हो गया, वर्क हो गया, ठीक है। वॉल्यूम यही तो इंक्रीज हुआ ना, तो W = क्या होगा, P डेल्टा V/ΔT, तो वर्क = हमारा निकल गया यहाँ से, क्या निकल गया, Cp = ये तो है हमारा dV/dt है, और P है प्लस वर्क हमारा क्या होगा, P = इसी को लिखते हैं वर्किंग, जो एक्सपेंशन लिखा हूँ वही है ये, P डेल्टा V/ΔT, इसको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन आपको समझा दिया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डेल्टा V/ΔT, एक इस केस में, ये भी एक कांस्टेंट प्रेशर के ही केस में है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है, ठीक है। ये हमारा हो गया, मान लो एक इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको। अब हम देखते हैं, हमारा एक होता है H = U + PV होता है, ये हम लोगों ने एंथैल्पी वाले वीडियो लेक्चर्स में देखा था। तो इसको हम टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डेल्टा H को डिफ्रेंशिएट, अवकलन कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, ये वाला पॉइंट आप याद रखेंगे। किसके रेस्पेक्ट में करेंगे हम, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में, और कांस्टेंट क्या है हमारा, प्रेशर, तो ये हो जाएगा, इसको भी करेंगे du/dt, क्या है इसमें, ये भी कांस्टेंट प्रेशर है। अब प्रेशर तो हमारा ओवरऑल कांस्टेंट है, तो ये डिफरेंशिएट नहीं होगा, क्या होगा, dV/dt एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन मान लो 3rd, ये इक्वेशन हमारा 2 था, ये इक्वेशन हमारा 3rd है ना। तो देखो ये वाला टर्म, क्या बोले, ये वाला पूरा जो टर्म है और ये वाला पूरा टर्म सेम है ना, सेम किसके जैसे, इक्वेशन 2 के जैसे। तो इसको इक्वल कर देंगे तो क्या बचेगा, Cp = हमारा डेल्टा H/ΔT एट कांस्टेंट प्रेशर, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा Cp का वैल्यू, ठीक है। तो Cp का वैल्यू क्या दिखा रहा है, टेम्परेचर जब इंक्रीज हो रहा है 1 डिग्री सेल्सियस, है ना, तो क्या हो रहा है, किसको दिखा रहा है, एंथैल्पी इंक्रीज हो रहा है, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेस, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, या फिर सिस्टम सब्सटेंस जो भी बोल सकते हैं, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे डिटेल में समझ लिया Cp और Cv दोनों को। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, Cp और Cv को समझा, है ना, Cp होता क्या है, Cv क्या होता है समझा। हमने पहले हीट कैपेसिटी को भी देखा, इसमें मोलर हीट कैपेसिटी देखा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देखा, देन हम लोगों ने Cv और Cp का भी रिलेशन निकाल दिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्या देखने वाले हैं, Cp और Cv का रिलेशन देखने वाले हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे ये भी आपको क्लियर हो गया है कि Cp > Cv क्यों होता है, क्योंकि Cp में 2 टाइप से यूज़ होता है, क्या होता है, इंटरनल एनर्जी और वर्क डन। तो हमें क्या करना पड़ता है, ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट होता है, ज़्यादा हमें हीट चाहिए, इसीलिए Cp > होता है Cv से। और Cv के केस में ओनली क्या होता है, डेल्टा V होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया क्यों होता है, क्योंकि डेल्टा V, क्योंकि यहाँ पे वर्क डन 0 होता है। ये सब मैंने अभी वीडियो लेक्चर में आपको डिटेल में समझा दिया है। तो आप इससे क्या करोगे, आपको बहुत ही आसानी में आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। Cp Cv से रिलेटेड जो भी आपको डाउट रहा वो क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखते हैं Cp - Cv = R, इस रिलेशन को हम फाइंड करने वाले हैं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।